बैंक में मेरी पोस्टिंग का पहला ही महीना था कि रात को चोरी हो गई। ब्रांच में रात को गार्ड नहीं रहता था। रात को चोर आए और उन्होंने गैस कटर से मेन दरवाजा काटा और फिर लॉकर का ताला काटकर सारे पैसे ले उड़े। चोरी का सुबह पता चला, थाने में रिपोर्ट की, फौरन पुलिस आ गई। जरूरी कार्रवाई के बाद उन्होंने मुझे शाम को थाने में आने को कहा। 4 बजे बैंक बंद करके मैं और विनोद थाने पहुंचे तो थाने वालों ने हमें मुजरिमों की तरह एक तरफ बैठा दिया और कहा कि थानेदार साहब अभी सो रहे हैं, वो जागेंगे तो आपसे बात करेंगे। थानेदार 5 बजे आया। वो तो मेरी सोच से अलग एक स्मार्ट सा जवान इंस्पेक्टर था। शिवा नाम था उसका। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो उसका व्यवहार अचानक ही बदल गया। वो हैरान सा रह गया। उसने अपने पहले व्यवहार पर मुझसे माफी मांगी और कहा कि हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। बैंक में चोरी की बात सुनकर उसने उसी समय ब्रांच जाने का इरादा किया। हम थाने से बाहर निकले तो वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ गया और पुलिस टीम को थाने की गाड़ी में बैंक आने को कहा। बैंक पहुंचकर उसने बहुत अच्छी तरह से छानबीन की। स्टाफ से पूछताछ की। चोर तो पकड़े नहीं गए, लेकिन 3-4 बार थाने आने जाने से मेरी शिवा से दोस्ती हो गई। लेकिन वो हमेशा मेरी बहुत इज्जत करता था। शिवा को किताबें पढ़ना, खासकर जासूसी नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे पास उन दिनों अंग्रेजी नॉवेल बहुत सारे थे। वो मेरे पास आता और अपनी पसंद का नॉवेल उठाता और 4-5 दिन में पढ़कर वापस कर देता और दूसरा ले जाता। इस बहाने हमारी अक्सर मुलाकातें होने लगी। कहते हैं कि पुलिस की दोस्ती अच्छी नहीं होती और दुश्मनी तो होती ही बुरी है, लेकिन मेरा तजुर्बा इससे बिल्कुल अलग था। मैं क्योंकि खुद एक डरपोक सा कानून के मुताबिक चलने वाला इंसान था, इसलिए हमारी दोस्ती चलती रही। मैं अपने घर में अकेला रहता था। बच्चे शहर में थे। शाम को अगर कभी फारिग होता तो थाने चला जाता, जहां उससे अलग अलग बातें होती रहती। इस बैंक में मुझे 1 साल ही हुआ था कि शिवा किसी और थाने में ट्रांसफर हो गया। इसके 6 महीने बाद मेरी पोस्टिंग भी शहर में हो गई। हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी खत्म हो गया। मैं बैंक में तरक्की करते करते मैनेजर बन गया। एक दिन मेरी सिक्योरिटी ने बताया कि कुछ पंडित आपसे मिलना चाहते हैं। एक अच्छे खानदान से संबंध होने के बावजूद भी मैं इतना ज्यादा धार्मिक नहीं था। उस दिन मैं खाली बैठा था, मेरे पास कोई खास काम भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे कहा कि बुला लो। 4 आदमी कमरे में आए और उनके साथ इंस्पेक्टर शिवा को देखकर मुझे हैरत के साथ खुशी भी हुई। हमारी ये मुलाकात तकरीबन 15 साल बाद हो रही थी। मैंने खुशी से उसे गले लगा लिया। उससे कुछ बातें हुई। मैंने शाम को उनके ठिकाने पर आने का वादा कर लिया। मुझे इंस्पेक्टर को इस बेस में देखकर बहुत हैरत हुई थी। शाम को मैं काम खत्म करके उनके मंदिर में चला गया। पूजा करने के बाद फारिग हुए तो मैंने शिवा से कहा कि चलो कहीं बाहर खाना खाते हैं। हम शहर के एक ओपन रेस्टोरेंट में जा बैठे और पुरानी बातें करने लगे। खाने के बीच मैंने उससे इस बदलाव के बारे में सवाल किया तो वो कहने लगा, भाई बहुत लंबी कहानी है। आपसे आखिरी मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही मेरी पोस्टिंग एक कस्बे के थाने में हो गई थी। उस कस्बे के साथ ही गांव में एक बहुत बड़ी जागीर वाले चौधरी साहब की हवेली थी। चौधरी साहब को मेरे आने का पता चला तो अपने खास आदमी को भेजकर मुझे अपनी हवेली में बुलाया। मैं चौधरी साहब के बुलाने पर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी सेवा की। मेरे दिल में उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। 6-7 महीने बाद एक दिन अचानक उनका खास आदमी थाने में आया और मुझे कहा कि चौधरी साहब फौरन मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं काम में बिजी था, इसलिए 3-4 घंटे बाद आने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी बात है, इसलिए तुम्हें अभी बुलाया है। मैं काम अधूरा छोड़कर चौधरी साहब से मिलने पहुंच गया। चौधरी साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बड़े परेशान लग रहे थे। कहा कि ये मेरी इज्जत का मामला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बात बाहर फैले, जिससे गांव में उनकी बेइज्जती हो, इसलिए उन्हें मेरी मदद चाहिए थी। मामला कुछ यूं था कि चौधरी साहब की बेटी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हॉस्टल में रहती थी।
उसकी क्लास के एक लड़के ने उसे बहला फुसलाकर उसे किडनैप कर ली थी। उन्होंने मेरी मिन्नतें की कि बिना किसी को बताए मैं उनकी बेटी को ढूंढकर उनके हवाले करूं, जिस पर वो मेरे बहुत आभारी होंगे। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भी देने चाहे, जो मैंने उनको वापस कर दिए। मैंने उनसे वादा किया कि चौधरी साहब की इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। अक्सर ऐसे केसों में हम रिपोर्ट लिखने की बजाय एक एप्लीकेशन घरवालों की तरफ से ले लेते हैं और केस सोल्व होने के बाद रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लड़कियों के किडनैप होने में कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द लड़की को तलाश किया जाए, ताकि उन्हें अदालत जाने और शादी वगैरह करने का मौका न मिल सके। दूसरे दिन मैंने उस यूनिवर्सिटी में जाकर दोनों के बारे में जरूरी मालूमात हासिल की। लड़के का संबंध एक गांव से था। वहां पर कानूनी तौर पर छापा मारने और लड़की को छुड़ाने के लिए वहां की पुलिस की अनुमति की जरूरत होती है। मैंने चौधरी साहब की मदद से 3 प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त करके साधारण कपड़ों में पुलिस के जवानों के साथ उस लड़के के गांव में छापा मारा। छोटा सा गांव था। लड़के का खानदान एक बहुत शरीफ सा खानदान था। 2 गांव की पुलिस का वो क्या मुकाबला कर सकते थे। लड़का चौधरी साहब की बेटी को साथ लेकर 1 दिन पहले ही अपने गांव पहुंचा था। हमने दोनों को पकड़कर गाड़ियों में बैठाया और किसी को पता चलने से पहले वहां से चले गए। इन दिनों वहां मोबाइल फोन तो क्या, लैंडलाइन फोन भी नहीं थे जिससे किसी को पता चल पाता। लड़की को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया और लड़के को दूसरी गाड़ी में। आते हुए सारे रास्ते चौधरी साहब की बेटी रोती रही। वो बार बार मुझे कहती रही, थानेदार साहब, मैं बालिग हूं, पढ़ी लिखी हूं, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूं। हमने शादी कर ली है। लड़का इतना अमीर नहीं है, लेकिन बहुत शरीफ खानदान का है। वो खुद भी बहुत शरीफ है। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूं। मैं उसके साथ खुश रहूंगी। वो बार बार मुझे ऊपर वाले का वास्ता दे रही थी कि मैं उसे उसके माँ बाप के पास न लेकर जाऊं। मेरा बाप और मेरे भाई हमें मार देंगे। मेरा भाई मेरी शादी अपने एक बदमाश और आवारा दोस्त से करना चाहता है, लेकिन मुझे वो और उसके संस्कार पसंद नहीं है। मैं खानदान की पहली लड़की हूं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूं। आपको अपने प्यारों का वास्ता, आप मुझे घर ले जाने के बजाय किसी अदालत में पेश करें। लेकिन मेरी आंखों पर चौधरी साहब की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। चौधरी साहब के गांव पहुंचकर मैंने उनकी बेटी को उनके हवाले कर दिया। चौधरी साहब ने मेरा बहुत धन्यवाद किया और बहुत सारे पैसे मुझे दिए, जो मैंने धन्यवाद कहकर साथ ही वापस कर दिए और थाने लौट आया। लड़के को थाने में मैंने बहुत समझाया कि अपनी और अपने खानदान की जिंदगी बचाओ, अपनी बहनों की इज्जत को संभालो। ये बड़े लोग हैं, तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लड़का शरीफ और दिलेर था। अपनी बात से हटना अपनी बेइज्जती समझता था, इसलिए मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर डटा रहा। दूसरे दिन शाम को मुझे पता चला कि चौधरी साहब की बेटी इत्तेफाकन अपनी हवेली के कुएं में गिरकर मर गई है। मैं सुबह हवेली गया तो वहां हंगामा सा मचा हुआ था। गांव के आदमियों के अलावा चौधरी साहब के बहुत से जानने वाले वहां मौजूद थे। चौधरी साहब ने मुझे बताया कि बेटी हवेली में बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी कि अचानक कुएं में गिर गई। हमारे निकालने तक वो डूबकर मर गई। मैं इस ख्याल में था कि कौन अपनी बेटी की जान ले सकता है। दूसरे दिन मैंने लड़के को बुलाया और उससे लड़की के बारे में बताया तो वो रोने लगा। वो बार बार कह रहा था कि घर वालों ने उसे मार डाला। मैंने उसे भी जिंदगी की ऊंच नीच समझाई। मैंने हवलदार से कहा कि उसके साथ एक सिपाही को भेजो और उसे उसके गांव वाली गाड़ी में बैठाए। उसके 3-4 महीने बाद इस गांव के थाने से मेरा तबादला शहर में हो गया। मैं उस बात को भूल गया। एक दिन मैं सोया हुआ था कि वो लड़की मेरे सपने में आई। उसका चेहरा बहुत ही डरा हुआ सा था। वो रोती हुई मुझे कहने लगी, तुमने मुझे मरवा दिया, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। मेरी अचानक आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गया। सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीना पसीना हो गया। दिमाग के किसी कोने से वो सारी कहानी एकदम मेरे दिमाग में ताजा हो गई। रात को फिर मुझे नींद नहीं आई। अगला दिन फिर यूं ही बिजी रहते हुए गुजर गया। लेकिन जैसे ही रात को सोने के लिए आंखें बंद की तो एकदम वही लड़की याद आ गई। फिर रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर ये रोजाना होने लगा। अक्सर ऐसा होता कि मैं सोने के लिए लेटता
जैसे ही आंखें बंद करता तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैंने बहुत तो कोशिश की कि उस बात को भूल जाऊं। बार बार मुझे ये याद आता कि अगर मैं लड़की को अदालत में पेश करता तो शायद उसकी जान बच जाती। और फिर मैं खुद को कोसने लगता। मैं एक तरह से मरीज बन गया था। मेरी शादी होने वाली थी जो रुक गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात खत्म हो गई। मैंने नौकरी छोड़ दी। दिल को सुकून देने के लिए अलग अलग मंदिरों में जाकर ऊपर वाले से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिला। सारी सारी रात जागता रहता था और जैसे बेसुकूनी मेरे अंदर समा गई थी। अब मैं कुछ साल से उन पंडितों के साथ जगह जगह मंदिरों में घूमता हूं, लेकिन सुकून फिर भी नहीं है। दिन तो गुजर जाता है, लेकिन अक्सर रात को सोते समय जब भी कभी उसका मासूम सा डरा हुआ चेहरा आंखों के सामने आता है तो नींद उड़ जाती है और सारी रात करवटें बदलते बदलते ही गुजर जाती है। शिवा बातें करते करते मेरे सामने रोने लगा और मुझे कहा कि भाई प्लीज मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि सच्चे दिल से माफी मांगो तो ऊपर वाला तुम्हें सुकून जरूर देगा। यूं ही बातों बातों में रात बीत चुकी थी। हम वहां से उठे। मैंने इसे मंदिर के बाहर उतारा। फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। उसका जमीर जाग गया था। उसे अपनी दरिंदगी नजर आने लगी थी जिसने उसको अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया था। एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, खानदान की जिद के भेंट चढ़ गई। हमारे समाज में ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन हम भी मतलबी हैं। सब कुछ भूलकर अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए